वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम जो रिल्म कवर कर रहे हैं, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया कवर कर रहे हैं। इसमें हम नॉर्थ अफ्रीका से आगे बढ़कर साउथ वेस्ट एशिया की ओर आ चुके थे। उसके तहत हमने इजराइल एंड इट्स नेबर के टॉपिक के अंदर दो टॉपिक अब तक कर लिए। द फर्स्ट टॉपिक इजराइल एंड पैलेस्टीन पार्ट 1, सेकेंड इजराइल एंड पैलेस्टीन पार्ट 2, द टेल ऑफ द जूइश पीपल। हमने वो कर लिए, मतलब हमने फ़लस्तीन का रीजन, या जिसे आज की डेट में आप द ज्यूइश स्टेट ऑफ इज़राइल कह के पुकारें, वो कवर कर लिया। आज हम आगे बढ़ते हैं। हम इज़राइल के सराउंडिंग में जो 3 अरब डोमिनेशन कंट्रीज़ हैं, यानी कि द अरब कंट्रीज़ 3, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम लेबनान के बारे में पढ़ें पहला, हम सीरिया के बारे में पढ़ें, हम जॉर्डन के बारे में पढ़ें। जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे तो हम एलिजिबल हो जाएंगे कि हम नीचे की ओर आ जाएं और हम अरेबियन पेनिनसुला पढ़ें। अरेबियन पेनिनसुला कंप्लीट करते ही हम तैयार हो जाएंगे सेंट्रल एशिया करने के लिए। बस फिर सेंट्रल एशिया कर लिया, फिर ज़िंदगी मज़े ही मज़े, फिर हम आगे निकल जाएंगे। फिर हम उन क्षेत्रों में आ जाएंगे जहां हमें फाइनली भारत मिलेगा और दक्षिण एशियाई, साउथ ईस्ट एशियाई और ईस्ट एशियाई मुल्क मिलेंगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और आपका इस सब्जेक्ट का अभियान ख़त्म। उसके बाद तमाम दुनिया भर के कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, आपको सब समझ आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, सारे कंटेम्प्रेरी इवेंट से लेस्ड लेक्चर होगा आज का। कोई अखबार पढ़ें, कोई आर्टिकल पढ़ें, सब समझ में आएगा आपको। इसके बाद इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम जॉर्डन से करेंगे, लेकिन हम सीरिया से कनेक्टेड जो भी सीरिया का क्राइसिस रहा सन 2010-11 से अभी रिसेंट 2022-23 तक, हम उसे ट्रैक करते हुए चलेंगे, हम उसे पढ़ेंगे, जिसमें वो सीरियन सिविल वॉर के रूप में जानते हैं। हम यूनाइटेड स्टेट्स की, रशिया की, इज़राइल की, तुर्की की, सऊदी अरेबिया की, ईरान और इराक़ की भूमिका को समझेंगे। मतलब आज के इस लेक्चर के बाद इस पूरे रीजन की जो भी जियोपॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, आपको पानी की तरह क्लियर होंगी। आप किन्हीं भी अखबारों से उसे आगे भविष्य में कभी पढ़ते रहें। मैं ये जानता हूँ कि जब मैं कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट में हर टॉपिक कवर करता हूँ, तो उसमें आज लेबनान की जब हम बात करेंगे, उसमें मौजूदा तौर पर चल रहे इकोनॉमिक क्राइसिस का भी जिक्र आना चाहिए। आज के लेक्चर की मर्यादा के मुताबिक मैं उसे लेबनान तक सीमित रखूँगा जो पुस्तक में है, लेकिन इस पर एक एक्सक्लूसिव ये लेक्चर रखेंगे जो लेबनान के इकोनॉमिक क्राइसिस को कवर करेगा, क्योंकि वो लेबनान को सिर्फ एक बेस ही बनाएगा, वो इस पूरे क्षेत्र में जो समीकरण बने हैं इकोनॉमिक फॉर्म में, उन सबको क्लियर करेगा। तो आपकी एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, क्योंकि भारत विश्व का हिस्सा है और विश्व के इस पटल पर क्या गतिविधियां वैश्विक स्तर पर हैं जो भारत को प्रभावित कर सकती हैं, और भारत को किस दिशा में निर्णय लेने हैं कि विश्व को मानवता की ओर ले जा सके, विकास की ओर ले जा सके, राजनीतिक स्थिरता की ओर ले जा सके और भारत के भी विकास में सहयोग डलवा सके। भारत की ऐसी क्या नीतियाँ होनी चाहिए। हम सभी संदर्भों को समझें, उसके पहले तो हमें यहाँ के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डायनामिक्स को समझना ज़रूरी है। चलिए उसकी यात्रा शुरू करते हैं। पहले हम एक कंट्री का जिक्र करते हैं, दैट इज़ जॉर्डन। ओके, चलिए आइए, पहले मैं आपको इस मैप पर दिखाऊंगा। ये आपका एटलस है। आपको पता है मैं बहुत ही बेसिक चीज़ों का यूज़ करता हूँ जो लंबे समय तक हमारे साथ रहें, हमारे ध्यान में रह सकें। और क्योंकि यही एटलस मैप आप हर कोई अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसीलिए हम इसी मैप से पहले अंडरस्टैंड करेंगे, फिर जो इमेजेस हमने स्क्रीनशॉट की फॉर्म में ली होती हैं मैं वो आपको दिखाऊंगा। शुरू करें तो ये देखिए, ये जॉर्डन है, दिस वन इज़ द जॉर्डन। यहाँ से शुरू होता है इस फॉर्म में। इसके बाद ये यहाँ पर ये इज़राइल आ जाएगा। तो जॉर्डन की टेरिटरी इस तरह से जाती है। यहाँ पर जॉर्डन रिवर है, ये उसके साथ साथ नीचे आती है। यहाँ पर गल्फ़ ऑफ अकाबा है जिसको जॉर्डन टच करता है और जॉर्डन के कोस्ट लाइन भी है। वो इसी गल्फ़ ऑफ अकाबा के कारण ही है ये जॉर्डन यहाँ से ऊपर की ओर चला जाता है। तो फाइनल शेप जॉर्डन की इस मैनर में आती है। ओके, इस हिसाब से देखा जाए तो जॉर्डन को यहाँ पर सऊदी अरेबिया भी टच कर रहा है, जॉर्डन को इस तरफ इराक़ टच कर रहा है, जॉर्डन की नॉर्दर्न साइड को यहाँ पर सीरिया टच कर रहा है, जॉर्डन के वेस्टर्न साइड पर यहाँ पर इज़राइल आता है,
ये कंट्रीज़ हैं जो जॉर्डन को बॉर्डर करती हैं। ओके, मेन एस्पेक्ट जब हम जॉर्डन के बारे में पढ़ते हैं तो वो जॉर्डन रिवर है। तो दिस वन इज़ द जॉर्डन रिवर सपोज। तो जॉर्डन के एग्जिस्टेंस में आने का समय क्या रहा होगा? देखिए, हम ये जानते हैं कि एक वर्ड था दैट इज़ ट्रांस जॉर्डन। ये ट्रांस जॉर्डन का मतलब क्या था? पहले तो ये सारा क्षेत्र तुर्किश ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, लेकिन तुर्किश ऑटोमन एम्पायर की हार हुई कौन सी वॉर में? ये कौन सी वॉर में हार गए? ये वर्ल्ड वार 1 में हारे। और वर्ल्ड वार 1 में हारने के बाद हमने देखा था कि जो पैलेस्तीन का एरिया था और जॉर्डन रिवर के आगे का एरिया, द ट्रांस जॉर्डन एरिया, वो ट्रीटी ऑफ वर्सैले के तहत, यानी कि ट्रीटी ऑफ वर्सैले की जो मैंडेट्स थी उसके तहत ब्रिटेन को दे दिया गया था। तो हम इसको ये भी कह देते हैं कि ट्रांस जॉर्डन एरिया ब्रिटिश मैंडेट का हिस्सा था। तो ये ब्रिटिश मैंडेट के अंदर आता था। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब ब्रिटिश मैंडेट के अंदर आने के कारण ब्रिटिशर्स के द्वारा रूल किया गया, मैनेज किया गया, लेकिन 1946 का वो समय था जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर जॉर्डन नाम की एक कंट्री क्रिएट करके ट्रांस जॉर्डन एरिया में, यानी कि जॉर्डन रिवर के ईस्ट में, जॉर्डन की स्थापना कर दी। ओके, तो जॉर्डन एग्जिस्टेंस में आ गया। इतनी बात क्लियर हुई? उसके पहले तक ये एरिया किसके कंट्रोल में था? वर्ल्ड वार 1 1918 तक ये तुर्किश ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। 1918 में ब्रिटेन, क्योंकि उस समुदाय का हिस्सा था जिन्होंने वर्ल्ड वार 1 जीती, और तुर्किश ऑटोमन एम्पायर उस ग्रुप का हिस्सा था जो हार गए। इसी कारण बाद में जब पीस ट्रीटी हुई वर्सैले पैलेस में, उसके तहत मैंडेट जो भी निकले उनमें ब्रिटिशर्स को दे दिया गया ये एरिया, और उसके तहत 1918 से 1946 तक ये ब्रिटिश मैंडेट ही रहा, और फिर 1946 में यहाँ पर किंगडम इस्टेब्लिश हो गई। किसी को इस पे कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पर रूल कौन कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। देखिए, 1953 से 1999 तक, जब तक जीवित रहे, यहाँ पर एक रूलर हुआ करते थे जिन्हें हम कहते हैं हुसैन। और हुसैन के बाद 1999 से प्रेजेंट टाइम तक जो रूलर हैं वो हैं अब्दुल्ला टू। अब जब हम इनकी बात करते हैं तो ये कौन है? ये जॉर्डन की हाशमिते किंगडम, हाशिम शब्द आपने सुना होगा, एक इम्पॉर्टेंट नेम है जब हम इस्लामिक कल्चर की बात करते हैं। हाशिम एक ऐसे शासक, जैसे अगर आप भारत की बात करें तो विक्रमादित्य एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेम रहा है इन द लेजेंड्स। इसी तरह से इस्लामिक जगत में उनके जो लेजेंड्स हैं या अब्राहमिक रिलीजन के जो लेजेंड्स हैं उनमें हाशिम एक इम्पॉर्टेंट नेम रहता है। तो हाशिमिते किंगडम का यहाँ पर रूल है जॉर्डन में। तो फिर जॉर्डन क्या है एक्चुअली, उसका स्टेटस कैसा है? तो जॉर्डन में मोनार्क है, ये तो बात क्लियर हो गई क्योंकि अब्दुल्ला टू मोनार्क ही हैं। लेकिन जॉर्डन में रिफॉर्म्स हुए हैं और जॉर्डन में कॉन्स्टिट्यूशन भी एग्जिस्ट करता है। आया लगा? कॉन्स्टिट्यूशन भी एग्जिस्ट करता है। इसके कारण जॉर्डन में प्राइम मिनिस्टर भी हैं, पीएम भी हैं। तो जॉर्डन में एग्जैक्टली जो पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो होता है, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को आप इस मैनर में नहीं लेकर के चलिए जिस तरह से कुछ कंट्रीज़ हो सकती हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन भी हो और मोनार्की भी हो, जैसे जापान है, जैसे ब्रिटेन है। तो वो अलग हैं यहाँ से, क्योंकि वहाँ पर जो मोनार्क है वो सिंबॉलिक है, बहुत रियल पावर्स उनके पास नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जो मोनार्क हैं उनके पास काफ़ी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव पावर्स एग्जिस्ट करती हैं।
हैविंग वेरी हाई लेवल लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर। ऐसा भी हो सकता है कि उन्हीं के द्वारा गठित कमेटियां संविधान बनाती हों और उस संविधान में बहुत सारे प्रावधान वही रहते हों जो उनकी इच्छा के अनुसार सही हों, और फिर उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चुनाव होते हैं और सरकारें भी बनती हैं। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक अधिकारी के ही रूप में ज़्यादा है। एक ऐसी पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले कोई पीएम हो जैसे इंडिया में है, ऐसा इमेजिन ना करिए, ऐसा इमेजिन करना ठीक नहीं। तो जॉर्डन में इस तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, आप सीधा समझिए कि एक किंगडम एग्जिस्ट करती है वहाँ पर। अब्दुल्ला II इस समय शासक हैं। इतनी तो कहानी हम समझ गए। अब सवाल ये आता है कि अब्दुल्ला II ये हुसैन कौन है। तो अगर मैं ये कहूँ आप हैरान ना हो जाएं कि ये डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं प्रॉफिट मोहम्मद के। दे आर द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद की। अगर प्रॉफिट मोहम्मद के वंशज पृथ्वी पर कहीं पॉलिटिकल रूलर हैं तो कहाँ हैं, तो वो जॉर्डन में हैं। ओके, और ये जो डिसेंडेंट्स हैं ये लंबे समय तक बाय डिफ़ॉल्ट मक्का के शरीफ भी रहे हैं, द शरीफ ऑफ मक्का। शरीफ को अरबी भाषा में नोबल मैन कहा जाता है, द मैन ऑफ हाई बर्थ, द मैन ऑफ हाई आइडियल्स। तो वो जो एक तरह के मक्का और मदीना के प्रबंधक हैं या कह लीजिए कस्टडियन हैं, वो जॉर्डन से ही आते रहे हैं और वो इसी हाशिमित किंगडम से बिलोंग करते रहे हैं। इसका कारण क्योंकि दे आर द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद। लगभग 40वीं जनरेशन इस समय शासन कर रही है, 40th जनरेशन। और जो अगले क्राउन प्रिंस हैं अब्दुल्ला II के बाद, उनका भी नाम हुसैन ही है, वो क्राउन प्रिंस हैं। ओके, मैं अब आपको समझाना ज़रूर चाहता हूँ जो मैंने कहा, तो प्लीज़ इसे रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चीज़ें दिखाने का अर्थ ये नहीं कि अब इसे रटना है। कई बार हमारा विश्वास मजबूत करने के लिए, हमें पानी की तरह चीज़ें स्पष्ट कर देने के लिए, ताकि उस मजबूत विश्वास के कारण जो हमें रटना है, जो हमने दिमाग में फिट करना है, वो जब हम किसी के सामने बोलें तो कोई एम्बिग्यूटी ना रह जाए माइंड में, कोई डाउट ना रह जाए, क्योंकि डाउट ही भय का कारण बनता है, डर का कारण डाउट बनता है। और डर के माहौल में रख करके समझा गया कोई भी कॉन्सेप्ट और फैक्ट किसी के सामने प्रस्तुत करने योग्य नहीं रहता। हम भयभीत हो जाते हैं कि जब इवेल्युएट किया जाएगा शायद हम गलत ना निकल आए। उसलिए मैं आपको एक चार्ट दिखाने जा रहा हूँ। इस चार्ट को जरा ऑब्जर्व करिए, इम्पॉर्टेंट चार्ट है। हम देख लेते हैं कि किस मैनर में ये उनकी फैमिली ट्री को हम समझ लेते हैं। विकिपीडिया के द्वारा ये चार्ट प्रेजेंट किया गया है, नेचुरली वहीं से ये कंटेंट है, हम उसको समझ लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहला टॉप पर है हाशिम। लिखा भी हुआ है कि इट इज़ एपोनिमस एंसेस्टर। ओके, तो हाशिम से अब आते हैं, हाशिम से आते हैं अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब, अब ध्यान दीजिए जरा, अब्दुल मुत्तलिब से कौन आते हैं? दो व्यक्ति, एक अब्दुल्ला और एक अबू तालिब। एक अब्दुल्ला और एक अबू तालिब। अब इस तरफ जरा ध्यान दीजिए, अब्दुल्ला से कौन आए? प्रॉफिट मोहम्मद। अब्दुल्ला की जो संतान है वो कौन है? प्रॉफिट मोहम्मद। और प्रॉफिट मोहम्मद के आगे, ओहो क्या हो रहा है, प्रॉफिट मोहम्मद के आगे संतान फातिमा, हमने सुना भी था। लेकिन इधर दीजिए, देखिए, जो प्रॉफिट मोहम्मद के पिता हैं अब्दुल्ला, यानी कि उनके जो फोरफादर है अब्दुल्ला, उनके बिल्कुल बराबर में उनके कज़न कौन है? अबू तालिब, यानी कि उनके भाई, कज़न कह रहा हूँ, उनके ब्रदर अबू तालिब। अब्दुल मुत्तलिब के दो बेटे अब्दुल्ला और अबू तालिब। अब्दुल्ला से आए मोहम्मद, मोहम्मद से आगे हुई फातिमा। ये जो अबू तालिब हैं इनसे हुए थे अली। तो इसलिए हम ये कहते थे कि जो अली हैं ये प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ भी हैं और ये फर्स्ट कज़न भी हैं। तो अब ये चार्ट से प्रूव हो गया, क्योंकि ये अली ही आगे देखिए डॉटेड लाइन में फातिमा के हस्बैंड भी हैं और ये प्रॉफिट मोहम्मद के फर्स्ट कज़न भी हैं और ये प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ भी हैं। अब ये अली और फातिमा से आगे हमने पढ़ा भी है, हसन आए, और आगे देखिए हसन उल मथन्ना, अब्दुल्ला, मूसा अल दजान, मूसा, मोहम्मद, ये चलता जाएगा चार्ट। देखिए लगातार लिखा आ रहा है शरीफ ऑफ मक्का।
चलता जाएगा चलता जाएगा। मैंने बताया आपको अभी 40वीं पीढ़ी। अब आ जाइए आप यहाँ पर, तो 1916 से 1924 तक हुए एक हुसैन। उन हुसैन से निकल कर क्या है, अली, अब्दुल्ला टू, अब्दुल्ला वन और फैज़ल वन। उसके आगे ये ट्री बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, और फाइनली हम यहाँ आ गए हुसैन 1952 से 1999, जिनको मैंने बताया कि शासक थे। और उनके आगे उनके साथ कौन है, फैज़ल टू और जैद। हुसैन से आगे कौन आए, अब्दुल्ला टू, जो 1999 से प्रेजेंट तक हैं। और अब्दुल्ला टू से आगे भी क्राउन प्रिंस कौन है, हुसैन, जॉर्डन के। तो ये सीधी हाशिम से शुरू होके अभी क्राउन प्रिंस हुसैन तक की ये प्रॉफिट मोहम्मद की डायरेक्ट लीनियज चल रही है। ये फातिमा और अली के जो संतानें थे उनका सीधा डिसेंट चल रहा है। तो जॉर्डन का सम्मान मुस्लिम जगत में बहुत रहता है, इन शासकों को बहुत यूनिक सेंस में देखा जाता है। ओके, और दूसरी जॉर्डन की कुछ अपनी खासियतें भी हम भी समझ लेते हैं अभी। चलिए, अब आती है जॉर्डन की कहानी। तो नेचुरल सा बात है, ये रीजन क्लाइमेट वाइज कैसा है, एरिड रीजन है नेचुरल। तो एरिड क्लाइमेट डोमिनेट करता है, दैट इज टाइप बी, ये एक खासियत है। दूसरी कहानी, जॉर्डन के वेस्ट में ये जो जॉर्डन रिवर है ये एक फ्रेश वाटर का सोर्स तो है, लेकिन इस रीजन में जो कंट्रीज़ हैं उसको उस फ्रेश वाटर की बहुत ज़रूरत है। जैसे सीरिया भी इम्पॉर्टेंट है और इज़राइल भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस कारण से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कोई फर्टाइल ट्रैक्ट्स या बहुत ज़्यादा रेनफॉल जैसी चीज़ें जॉर्डन में नहीं हैं। दूसरी तरफ इन मुल्कों को जो एक एडवांटेज मिलती है वो भी जॉर्डन के पास नहीं है, दैट इज़ कोई बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम रिजर्व्स, ऑयल और फ्रेश वाटर जैसी चीज़ें यहाँ नहीं है। तो फ्रेश वाटर की कमी रहती है और ऑयल रिजर्व्स की भी कमी है यहाँ पर। तो इस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं हैं जिन्हें एक्सपोर्ट करके आप वेल्थ अर्न कर लें, जो कि सारी कंट्रीज़ कर रही हैं। लीबिया इन्हीं रिसोर्सेज का एक्सपोर्ट करके वेल्थ अर्न करता था, सीरिया भी इन्हीं रिसोर्सेज का एक्सपोर्ट करेगा और वेल्थ अर्न करेगा। कतर है, कुवैत है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है, वो इन्हीं रिसोर्सेज का एक्सपोर्ट करेगा, इवन इराक। तो ये रिसोर्सेज भी नहीं है जॉर्डन के पास, बहुत रेनफॉल भी नहीं है, एरिड क्लाइमेट में आता है, और जो फ्रेश वाटर है फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन उसकी भी कमी है। लेकिन फिर भी जॉर्डन क्यों अलग है बाकी मुल्कों से, उसका एक कारण है। जॉर्डन एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज इज वेरी वेरी पॉलिटिकली स्टेबल। अरब स्प्रिंग जब आई, जिसका कि आरंभ तुनीशिया से 2010 के दिसंबर में हो गया था, जो कि पूरी पीक पर पहुंची है जब स्प्रिंग सीज़न आता है 2011 का, यानी कि फरवरी मार्च का महीना, जिसके कारण इसे जैस्मिन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। अरब स्प्रिंग का एक नाम जैस्मिन रेवोल्यूशन भी है। ये अरब स्प्रिंग जब आई तो बहुत हद तक जॉर्डन इससे बचा रहा। जॉर्डन में ऐसे क्योस नहीं हुए। अरब स्प्रिंग ने मेजरली बहरीन को, तुनीशिया को, लीबिया को, मोरक्को को, इजिप्ट को पकड़ा, सीरिया को तो बहुत पकड़ा, इन मुल्कों को पकड़ा, लेकिन काफ़ी हद तक जॉर्डन इससे बचा ही था। उसके कारण है, देखिए जॉर्डन ने अपने आप को यहाँ कुछ ऐसे प्लेस कर रखा है कि उसने यूनाइटेड किंगडम के साथ, यूएस के साथ कॉर्डियल रिलेशंस मेंटेन रखे ऑलवेज। ये पहली चीज़, जिसकी वजह से उसे इंटरनेशनल एड मिलती ही रही है। और इंटरनेशनल एड, क्योंकि लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, लैक ऑफ वाटर के कारण आपकी इकोनॉमी में कोई बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है प्रगति का, तो ऐसे में इंटरनेशनल एड एक नीड बन जाती है कि आप इकोनॉमिकली सर्वाइव करते रहें। और वो इंटरनेशनल एड आती रही क्योंकि आप पॉलिटिकली मच स्टेबल रहें एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। आपकी पॉलिसीज़ ऐसी रहीं कि आपने युद्धों को भड़कने लगने या युद्धों से कोई लाभ कमाने की नीतियाँ नहीं अपनाई। लेकिन दूसरी तरफ अपनी कंट्री की नीड्स फुलफ़िल करने के लिए साउथ अरेबियन पेनिनसुला से जुड़ी हुई जो कंट्री हैं जिनके पास अच्छे ऑयल रिसोर्सेज हैं, जॉर्डन ने उनके साथ भी कॉर्डियल रिलेशंस रखे ताकि जॉर्डन की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल होती रहें। जॉर्डन के इस पीसफुल एटमॉस्फेयर के कारण जॉर्डन में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आए, क्योंकि वो पॉलिटिकली स्टेबल था। इस कारण से फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी उसे मिलते रहे। तो ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो जॉर्डन ग्लोबल कम्युनिटी में जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी अच्छे और कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन कर रहा है। जॉर्डन के भारत के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं।
जॉर्डन अरेबियन पेनिनसुला से जुड़ी कंट्रीज़ जिनके पास ऑयल रिसोर्सेज, एनर्जी रिच कंट्रीज़ हैं जो कि आपकी ज़रूरतें हैं, आप उनसे भी अच्छे संबंध रख रहे हैं। वहीं जॉर्डन ने वार टॉर्न इज़राइल, सीरिया, इजिप्ट, इनके साथ भी बैलेंस्ड रिलेशंस रखे। ऐसी पॉलिसीज़ नहीं रही कि जॉर्डन वार पार्टीज़ बनता नज़र आए, युद्ध के किसी खेमे से जुड़ता नज़र आए। तो फिर जॉर्डन ने कैसा रोल प्ले किया? जॉर्डन ने रोल प्ले किया कि वो रिसिपेंट बना रिफ्यूजीज़ का। बड़े पैमाने पर इज़राइल से और वेस्ट बैंक एरिया से जो अरबी रिफ्यूज़ी पैलेस्टीनियंस निकले, जॉर्डन ने उन्हें पनाह दी और मेजॉरली वो रिफ्यूजीज़ आज जॉर्डन की नागरिकता ले चुके हैं। सीरिया से बड़े स्तर पर जो रिफ्यूजीज़ क्रिएट हुए, सीरियन सिविल वॉर के दौरान जॉर्डन ने उन्हें जगह दी। मतलब जॉर्डन की आज जो कुल आबादी है उसमें एक मेजर सेक्शन रिफ्यूजीज़ का है। तो जॉर्डन तमाम अपने पड़ोसी मुल्कों से आने वाले रिफ्यूजीज़ को रिसीव करने वाली एक कंट्री बना रहा। स्टिल वो स्टेबल है और रिफ्यूजीज़ के लिए वो एक सेफ़ हेवन भी है, जहाँ पर वो आने वाले समय में नागरिकता प्राप्त करके अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। ये जो उसके द्वारा रिफ्यूजीज़ रिसीव किए जाते रहे, इन कारणों से ही अंतर्राष्ट्रीय मदद मिलती रही है जॉर्डन को। तो जो इंटरनेशनल सपोर्ट जॉर्डन को मिली है इन द फॉर्म ऑफ डोनेशंस, ग्रांट्स और समथिंग एल्स, वो इस कारण से भी मिलती रही है कि जॉर्डन एक जेन्युइन मैनर में रिफ्यूजी रिसीविंग कंट्री के रूप में एग्जिस्ट करता रहा। उसने रिफ्यूजीज़ को स्किल्ड किया, धीरे धीरे उनको अपनी नागरिकता का हिस्सा बना लिया और उन्हीं रिफ्यूजीज़ ने वहाँ पर जाकर के डिमांड क्रिएट की। एज अ माइग्रेंट्स जब आप कहीं जाते हैं तो आप सब चीज़ों का शुरू से निर्माण करते हैं। आप डिमांड को ड्राइव करने वाले होते हैं, यू आर द डिमांड ड्राइवर। ये कितनी बड़ी चीज़ होती है। अधिकतर ऐसा होता है कि एक समय के बाद माइग्रेंट ग्रुप बोझ बनने लग जाता है उस सिटी या उस स्टेट के ऊपर, लेकिन शुरुआत में जब हम उसे रिसीव करते हैं तो हमारे अपने भी वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं कि माइग्रेंट्स बड़े पैमाने पर कंट्रीब्यूट करते हैं डिमांड को ड्राइव करने में। क्योंकि जैसे आप यहाँ जालंधर में रहते हैं, आपका घर, गाड़ी, स्कूल, शिक्षा सब एग्जिस्टिंग है, सब चल रहा है। लेकिन सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर किसी दूसरे स्टेट से कोई आया, लकड़ी के सामान से लेकर के किराए पर या अपना घर बनाने तक, स्कूल में एडमिशन से लेकर के खाने पीने की चीज़ों तक, हर चीज़ के लिए वो डिमांड ड्राइव करेगा यहाँ पर। वही यहाँ की बसों का, वही यहाँ के ऑटो और टेम्पो का यात्री बनेगा, वही यहाँ पर बिस्तरे खरीदेगा, वही यहाँ पर दीवान हम कह देते हैं, यानी कि सिंगल बेड, छोटी सब चीज़ें खरीदेगा। तो यहाँ बर्तन, गिलास, चम्मच सब तो वही खरीदेगा। और कौन खरीदेगा? आपके पास तो अब पुराने बर्तन हैं, वो कब ख़त्म होते हैं, स्टील के हैं तो है, लेकिन उसे सिलेंडर चाहिए, उसे गैस, चूल्हा, स्टोव सब चाहिए, वो खरीदेगा। आप जब पीजी में ही जाते हैं आपको पता लग जाता होगा आप कितनी बड़ी डिमांड क्रिएट करते हैं वहाँ के शॉपकीपर के सामने। उसको 2 खाते नए जुड़ जाते हैं और वो खुश हो जाता है कि हे भगवान, पीजी हंसते बसते रहें, लोग आते ही रहें यहाँ पर। ऐसे ही एक शहर की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो भी ये मानती है कि ये आते रहें, ये तो डिमांड को ड्राइव करते हैं। दिल्ली की डिमांड को ड्राइव करने से लेकर के तमाम देश भर में जो अलग अलग बड़े शहरों की डिमांड बढ़ाई है वो माइग्रेंट्स ने बढ़ाई। और फिर सस्ती लेबर के रूप में एम्प्लॉयज़ भी तो मिलते हैं। इनके लाभ मिलते रहें जॉर्डन को। ये तब तक बेहतरीन है ना अगर आपको इंटरनेशनल एड मिलती जा रही है उन्हें एब्जॉर्ब करने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए। जॉर्डन ने अपने कम रिसोर्सेज का लाभ कैसे उठाया, अब इसको समझिए। ज़रा जापान को समझिए। मैं जॉर्डन का जापान से कंपैरिजन नहीं करने जा रहा, पर मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। आज अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो भरा पड़ा है नेचुरल रिसोर्सेज से। मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ऐसा कौन सा रिसोर्स है जो नहीं है। तीनों की तीनों लाइनें वहाँ से गुजरती हैं, चाहे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, चाहे इक्वेटर या कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिकल रिसोर्सेज से लेकर के टेम्परेट रिसोर्सेज तक सारे, हाई माउंटेन से लेकर के डीप वैलीज तक सारे, इवन रिफ्ट वैली भी वहीं एग्जिस्ट करती है। टूरिज़्म, मिनरल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, कोस्ट लाइन, वेजिटेशन, एवरी रिसोर्स इज देयर। व्हाट इज द प्रॉब्लम? पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होने के कारण ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर फोकस ही नहीं किया, जिसके कारण वहाँ के कल्चर में साइंटिफिक एडवांसमेंट नज़र नहीं आती। वो अपने रिसोर्सेज को एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाए, ना ही स्किल्ड पूल ऑफ लेबर क्रिएट कर पाए। तो फिर रिसोर्सेज का क्या करना?
फिर तो रिसोर्सेज को एज इट इज़ ही आप एक्सप्लॉइट करिए और दूसरे मुल्कों को भेजिए, और उसे भेजकर जो पैसा आता है उसे कुछ घराने कब्जा लेते हैं, इससे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट था जापान। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे। अलग अलग टापुओं में बटा हुआ जापान एक कंट्री तो बन गया, लेकिन मेजर एरिया उसका माउंटेन एरिया ने कवर कर लिया, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज पर एग्जिस्ट कर रहा है, मार्जिन्स पर। फिशिंग जैसी कोस्ट लाइन थी और कैंटो प्लेन जैसा एक इलाका था जहाँ पर खेती हो सकती थी, वो भी बहुत कम था, ज़्यादा नहीं था। अब क्या करे जापान? तो जापान ने पहले दिन से ही इन्वेस्टमेंट की अपने ह्यूमन को रिसोर्स बनाने में। बेअंत ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के कारण जापान अपने सराउंडिंग रीजन में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हुआ, टेक्निकली स्किल्ड हुआ। यही कारण है कि तमाम सराउंडिंग रीजन जो कि रिसोर्स में बहुत ज़बरदस्त थे, उसने उनको पेरीफेरी बना दिया, खुद कोर बन गया। भारत से आयरन जाता है, वो स्टील बनाता है। तमाम दुनिया भर से नेचुरल रिसोर्सेज जाते हैं, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बना करके इन्हीं को बेचता है। चाहे वो टेलीविज़न सेट्स हों, चाहे वो बाइक्स हों, चाहे गाड़ियाँ हों। वहाँ के शहरों के नाम ही ऐसे हैं जैसे कि कावासाकी, आपको गाड़ियों के नाम भी वही मिलेंगे। तो चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हों, चाहे आप पहले रेडियो सुना करते थे, और चाहे वो व्हीकल गाड़ियाँ, मेट्रो, ट्रेन, बुलेट्स, एयरक्राफ्ट, कुछ भी हो, जापान ने हर क्षेत्र में प्रगति कैसे की? मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स है, आप सबके पास नेचुरल रिसोर्स है, मैं इंपोर्ट करूँगा, फिनिश प्रोडक्ट बना के आपको एक्सपोर्ट करूँगा। मैं जॉर्डन को इससे एग्जैक्ट कंपेयर नहीं कर रहा, पर हाँ, जॉर्डन के पास भी अच्छा स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है। तो जॉर्डन आज विश्व भर में एक अच्छी डेस्टिनेशन है मेडिकल टूरिज़्म के लिए, क्योंकि जॉर्डन के पास बेहतरीन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि जॉर्डन के पास बहुत ही स्किल्ड मैन पावर एग्जिस्ट करती है। अब ये रीज़न है कि वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और बेहतरीन स्किल्ड मैन पावर जब मैच हो जाए तो MNCs के लिए तो ये बेस्ट एटमॉस्फेयर होता है कि यहाँ इन्वेस्ट करो, यहाँ से प्रोडक्शन करवाओ, है कि नहीं? जैसे आपके पास अच्छी स्किल्ड लेबर फोर्स है और आप पॉलिटिकली स्टेबल हैं, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, और मेरे मुल्क में मुझे बहुत वेजेस पे करने पड़ते हैं, लेकिन आपके मुल्क में रिसोर्सेज की कमी है, तो आपके पास खुद कोई प्लांट्स ऐसे नहीं हैं, कुछ ऐसा निर्माण नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर रही है। इसलिए वेजेस अगर देने पड़े तो कम वेजेस पे भी लोग आएंगे। स्किल्ड लोग मिल रहे हैं, वो भी कम वेजेस में। तो MNC क्यों ना प्रोड्यूस करे, बताइए मुझे, आप क्यों ना काम करें? तो आप काम करेंगे ही। इसलिए फिर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट होती है कि उनकी स्किल्ड लेबर फोर्स को यूज़ करेंगे, उनके बेहतर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को यूज़ करेंगे, उनके अच्छे ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स को यूज़ करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे और दुनिया भर में सप्लाई करेंगे। ये एक कारण रहता है फिर इन्वेस्टमेंट का। इन समीकरणों से जॉर्डन ने इस पूरी दुनिया को बताया कि एक हाईली टर्मोइल ओरिएंटेड रीजन में होते हुए एक रिलीजियस ग्राउंड पर बनी कंट्री के बावजूद वो पॉलिटिकली कितनी सेंसिटिव होगी वो कंट्री, जो कि वहां से उदय हुए धर्म से सीधे सीधे डिसेंडेंट के रूप में जुड़े हैं, और ऊपर से कितना टर्मोइल ओरिएंटेड रीजन, इजराइल एकदम इमीडिएट नेबर, और दुनिया भर के कैओटिक इलाकों से आ रहे हैं आपके पास हर रोज भर भर के रिफ्यूजी। ऐसे में जॉर्डन ने उदाहरण दिया है कि प्रोग्रेस कैसे करते हैं, स्टेबल कैसे रहते हैं, कैसी नीतियां बनाते हैं कि पीसफुल भी आप रह सकते हैं। ये जॉर्डन की खासियत है। ऐसे केस स्टडी के तौर पर आप कभी ले सकते हैं कि ये खासियत तो एग्जिस्ट करती है। तो जॉर्डन ने समय समय पर बदलाव किए। जॉर्डन में अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, जॉर्डन में पॉवर्टी का इशू है, जॉर्डन में लैक ऑफ डेमोक्रेसी का भी इशू है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जॉर्डन ने अपनी जनता के प्रोग्रेस को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को एक मेन स्ट्रीम कंट्री के रूप में प्रस्तुत करने के लिए समय समय पर बदलाव किए। जैसे जॉर्डन ने फ्री एंड फेयर म्युनिसिपल इलेक्शंस कंडक्ट करवाए और उसमें 20% सीट्स फीमेल के लिए रिजर्व रखने का काम किया। ये एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की निशानी होती है। दूसरी तरफ जॉर्डन ने नेशनल लेवल पर भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो PM आए हैं तो कोई ना कोई इलेक्शन तो हुए होंगे, वो भी कंडक्ट करवाए ताकि देश के अंदर लोगों की एस्पिरेशंस को आउटलेट मिल सके और विश्व भर में भी ये स्थापित हो कि जॉर्डन प्रोग्रेस ओरिएंटेड कंट्री है। अपने इन धीरे धीरे जो ढील दी राजाओं ने
कि उन्होंने एक तानाशाही शासक की तरह शासन नहीं किया। उन्होंने ऐसी कोई सेंसरशिप्स की बात करें या फिर इमरजेंसी रूल जिसे कह देते हैं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस ही नहीं है लोगों के पास, राजा जो चाह रहा है वो कर रहा है, सेना का प्रयोग कर रहा है। तो एक मिलिट्री स्टेट बनाना या पुलिस स्टेट बनाने की बजाय कोशिश ऐसी बनाई गई कि राज्य के एग्जिस्टेंस में आने का कारण कोई भी रहा हो, चाहे कल्चरल या रिलीजियस भी हो सकता है, लेकिन राज्य को पहुंचना कहाँ है हम उसे बेसिस बनाएं कि हमें जाना किधर को है। हम बने किस कारण से एक बात है, लेकिन हमें जाना किधर को है। उस हिसाब से चलते हुए जॉर्डन ने उदाहरण प्रस्तुत किया। भविष्य में जॉर्डन के लिए चुनौतियाँ यही हैं जो मैंने कहा कि जब आप लोगों को स्किल्ड कर देते हैं तो फिर बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ती है ना, क्योंकि जब आप उसके मुकाबले नहीं कर पाए तो अंडर एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू हो जाता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है, लोगों में इस चीज़ को लेकर रिसेंटमेंट रहता है, लेकिन ये विश्व भर की हर लोकतांत्रिक रूप में चुनी हुई सरकार के प्रति भी रहेगा। देखिए एक बात याद रखिएगा, रिसेंटमेंट कई बार इसलिए भी खराब नहीं होता है कि वो एक रिसेंटमेंट है, लोग आपके विरोध में बोल रहे हैं। उसका एक कारण ये भी तो हो सकता है कि आपने मैकेनिज्म डेवलप किया है कि लोग अपने विरोध को दर्ज कराएं। अब अगर आप टॉप 10 कंट्रीज निकालते हैं दुनिया में रेप की, तो स्वीडन चौथे नंबर पर आ जाएगा। ये आज अभी की लिस्ट निकाली है और आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि सर ने हमें पढ़ाया था कि ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, कि यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त कंट्री थी, ये किधर से आ गया। कारण ये हो सकता है ना कि उन्होंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन बना दी है रेप की। उनकी डेफिनेशन ही बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। मतलब हो सकता है आपके मुल्कों में वो रोज़ हो रहा हो, पर डेफिनेशन ही इतनी नैरो है कि आप उसे रेप मान ही नहीं रहे। तो एक तो उन्होंने बहुत सारे डोमेन इंक्लूड कर लिए हैं उसमें, और दूसरा बहुत रॉबस्ट बना दी सोसाइटी और लीगल सिस्टम कि हर छोटी से छोटी चीज़ रिपोर्ट हो रही है वहाँ पे। तो आपने एक माहौल बनाया है कि लोग आगे बढ़ के रिपोर्टिंग करें, और लोगों के साथ स्टिग्मा जोड़ने बंद कराया आपने कि अगर उसने रिपोर्ट किया है तो सोशल स्टिग्मा मत रखिए उसके प्रति, उसको सपोर्ट करिए कि रिपोर्टिंग हो, और हम रिपोर्टिंग लेने को तैयार हैं और हम केस दर्ज करेंगे बिना डरे कि हमारे मुल्क का नाम बदनाम होगा। और तीसरा, हम अपनी डेफिनेशन बहुत वाइड करेंगे, इस वजह से भी तो आप नंबर 4 पे आ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कानून ही है नहीं, रेप का कानून ही कोई नहीं, रिपोर्टिंग ही नहीं हो रही। रिपोर्ट करने वाले की जो हालत बाद में समाज करता है, वो कह रहा है कि भाई चुपचापात जो हो गया मेरे साथ हो गया, अब रिपोर्ट करने के बाद तो जो होगा वो तो पब्लिकली होगा। और आप कह रहे हैं कि देखो रेप में हम 100वें नंबर पर हैं। भाई ऐसा 100वें नंबर से उनका चौथा ही ठीक है। आई बात समझ में? तो मुद्दे की कहानी ये होती कि कई बार ऐसा हो जाता है कि रीसेंटमेंट ऑलवेज बैड नहीं होता। मैं ये बस ये समझाना चाहता हूँ। डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये लोकतांत्रिक अधिकार हैं, ये हो रहे हैं तो होने देने चाहिए। हाँ, देखा जाए कि खाली चीज़ सोसाइटी डेमोन्स्ट्रेशन में एग्जॉस्ट ना हो जाए, उनके कोई सॉल्यूशंस निकलने चाहिए। दूसरा, डेमोन्स्ट्रेशंस भी रीजनेबल हों। ये देखा जाए कि क्या बाकी सारे आउटलेट बंद हो गए थे, बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स ख़त्म कर गए थे बातचीत के, तो फिर करिए आप, कोई बात नहीं। लेकिन विरोध जो आपको दर्ज कराना है उसकी जगह तो देनी पड़ती है। लोकतंत्र तब, अगर सीधा फॉर्मूला है, अगर विद्रोह नहीं चाहते हैं तो विरोध के पटल दीजिए, अगर विद्रोह नहीं चाहते हैं तो विरोध के प्लेटफॉर्म दीजिए, विरोधी को पोषण दीजिए, विरोधी को सुनिए, और दुनिया के सामने स्वच्छता से कार्य करिए। लोग भी पहचान जाएं कि विरोधी का विरोध करना उसकी लाइवलीहुड तो नहीं बन गया। तो कई विरोधी ऐसे भी हो जाते हैं ना जिन्होंने मास्टरी कर ली होती है कि आपकी डिग्री क्या है जी, मेरा है मास्टर्स ऑफ प्रोटेस्ट, MP हूँ मैं। कमाल आदमी हूँ भाई, मेंबर पार्लियामेंट तो सुने हैं, ये MP पहली बार सुना है मास्टर्स ऑफ प्रोटेस्ट, है ना। मास्टर शेफ होते हैं पर मास्टर ऑफ प्रोटेस्ट तो नहीं हो सकता कोई, कि भाई प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट, ये भी गलत है। लेकिन ये कह के कि ये तो मास्टर्स ऑफ प्रोटेस्ट हैं, प्रोटेस्ट को नकारना भी गलत है। तो सोसाइटी में ऑलवेज ऐसे मैकेनिज्म्स रहने चाहिए कि हम गॉज कर सकें कि प्रोटेस्ट की ग्राउंड्स कितनी रियल हैं, इंटेंसिटी कितनी रियल है, और एड्रेस को किस तरह से एक्नॉलेज करना है, इशू को कैसे एड्रेस करना है, एक्नॉलेज करना है। और हम ये भी जान सकें कि फर्जीपना क्या है, क्या स्टेट के पास कम ताकत होती है, वो सब देख सकता है। बस वही है कि हमें स्वच्छ रह के चलना है, स्वच्छ रह के चलना है। तो जॉर्डन में रिसेंटमेंट्स हैं, डेमोक्रेसी की कमी को लेकर के रिसेंटमेंट्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भी कहती हैं कि आप और डेमोक्रेटिक बनिए, ऐसी बातें हैं। भविष्य में उसे इन्हीं चुनौतियों से निपटना है कि स्किल डेवलपमेंट